हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दुर्गेश। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम का गुरु विद दुर्गेश। दोस्तों, हम लोग आज तारीख है आपकी 18 नवंबर और हम लोग आज करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना टाइम ख़राब किए। पहला टॉपिक आपका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया थीम के साथ राष्ट्रीय प्रेस का आयोजन किया गया है। दोस्तों, महत्वपूर्ण इसमें जो पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट पहले कर दिया है। बाकी आपको पूरा पढ़ना हो तो मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इस पीडीएफ को देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया, इससे आपका टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय प्रेस दिवस आपका प्रत्येक 16 नवंबर को मनाया जाता है। तो 16 नवंबर अब किसके लिए है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस। जो दिवस पूछे जाते हैं दोस्तों उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो 16 नवंबर को आपका राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी, उसकी वर्षगांठ के रूप में मनाता है। ठीक है, और यह जो परिषद है, कौन सी? भारतीय प्रेस परिषद, यह न्यूज़ मीडिया के लिए एक विनियामक संस्था के रूप में काम करती है। ठीक है, अब हम जानेंगे भारतीय प्रेस परिषद क्या है। ठीक है, देखिए, भारतीय प्रेस परिषद दोस्तों, इसे पहली बार 1966 में भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1965 के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर इसको दोबारा पुनः स्थापित किया गया था 1979 में, 1978 अधिनियम के तहत। ठीक है, यह कैसी संस्था है? यह एक सांविधिक, ठीक है, सांविधिक व अर्ध न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण है। ठीक है, ये आपके लिए है। इसे कार्य क्या होते हैं? समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों, पत्रकारों के लिए एक आचार संहिता का निर्माण करती है ये, और किसी भी घटनाक्रम की समीक्षा करती है। कुल मिला के ये रेगुलेट करती है आपके प्रेस को। ठीक है, ये था महत्वपूर्ण टॉपिक। दूसरा जो आपका है पॉइंट, वो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के उपभोक्ता ऋण जोखिम को देखते हुए उनकी जोखिम भार में वृद्धि की है। जोखिम भार क्या वस्तु होता है? तो जोखिम भार होता है आपका, बैंक भविष्य में किसी भी ऋण को, जैसे कोई दोस्तों लोन दिया और डिफ़ॉल्ट हो गया, किसने दिया नहीं, तो ऋण के डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में निपटने के लिए एक प्रोविजनिंग के रूप में एक पूंजी अलग रखती है, उसे ही जोखिम भार कहते हैं। ठीक, ये हो गया जोखिम भार की डेफिनेशन। ठीक है, आरबीआई ने निम्नलिखित के लिए आपका रिस्क वेट को बढ़ा दिया है। किसके के लिए? बैंक के असुरक्षित पर्सनल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन और क्रेडिट कार्ड के मामले में। ठीक है, और एनबीएफसी के असुरक्षित पर्सनल लोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के मामले में इन्होंने रिस्क को बढ़ा दिया। ठीक है, इसके भार बढ़ने से प्रभाव क्या पड़ेगा? तो उपभोक्ताओं को दोस्तों जब ऋण लेंगे तो उस पर उच्च ब्याज दर चुकानी होगी, तो सारा भार तो उपभोक्ताओं पर पड़ता है, आप जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, कुछ बेशर मानदंड आपने देखे होंगे। बेशर जो होता है उसको आपका ये इकोनॉमी फाइनेंस में यूज किया जाता है। ये बेशर एक समिति थी, उसने कुछ मानदंड तय किए थे। ये अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के सुचारू और जोखिम रहित संचालन के लिए एक विनियम है, और बैंकों द्वारा विविध जोखिमों से निपटने के लिए बैंकिंग से संबंधित 3 मानदंड तय किए गए थे, एक बेशर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आरबीआई ने 1992 में बेशर फर्स्ट, 2009 में सेकेंड, और अब जो है थर्ड को भी लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के ये कुछ नियम होंगे जो इसके अंतर्गत होंगे, किस तरीके से जो बैंकिंग की जो जोखिम होते हैं उससे निपटा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, देखिए, नेपाल ने, देख रहे होंगे, नेपाल ने सोशल मीडिया जो ऐप है टिकटॉक, इसको प्रतिबंध कर दिया है। भारत ने पहले इस पर रोक लगा दी है, अब इसने भी, नेपाल ने भी कर दिया है। कारण क्या है? कारण यह है कि सामाजिक सद्भाव के समक्ष खतरा उत्पन्न हो रहा है टिकटॉक जैसी चीज़ों से। ठीक है, और भारत में देखिए एक आंकड़ा आया था किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, कि 2022 में साइबर जो सुरक्षा संबंधित 13.91 लाख घटनाएं दर्ज की गई थी। तो कुल मिला के ये सोशल मीडिया ऐप एक प्रकार से खतरा तो होते हैं, निजी जीवन से संबंधित और भी चीज़ों से संबंधित। ठीक है, सिक्योरिटी संबंधित, इसलिए नेपाल ने इसको बैन कर दिया। ठीक है, और देखिए, साइबर अपराधी डाटा चोरी करने जैसे सोशल इंजीनियरिंग हमलों के लिए निजी जानकारी का उपयोग करते हैं। मतलब जैसे आपने कोई चीज़ डाला, उसको देखते हैं कि वो व्यक्ति किस चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, तो उन चीज़ों से वो लोग जो है एक प्रकार से निजी जानकारी जो है चुरा लेते हैं। ठीक है, और इसमें आपका सर्ट जो है, शर्ट इन, ये आपकी साइबर जो हमले होते हैं उससे निपटने का प्रयास करती है। मैंने आपको बताया था 2-3 दिन पहले। ये हो गया आपका इससे संबंधित। ठीक है, एक अगला टॉपिक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक,
इकोनॉमिक लीडर्स की 30वीं बैठक सैन फ्रांसिस्को में संपन्न हुई। ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ है दोस्तों? आपका ये अमेरिका में है। तो 2011 के बाद पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका ने वार्षिक एपेक की मेजबानी की। इसका थीम क्या था? क्रिएटिंग अ रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ए ऑल। ठीक है, ये आपका था। एपेक क्या है? एपेक एक क्षेत्रीय आर्थिक समूह है। 1989 में 12 सदस्यों के साथ ये गठन किया गया था। वर्तमान में इसके टोटल कितने सदस्य हैं? 21 सदस्य हैं। ठीक है, 21 है। और यह प्रशांत महासागर के, देखिए एपेक मतलब होता है प्रशांत महासागर के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनकी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसका उद्देश्य क्या होता है? क्षेत्र में व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, भारत 2011 से इसका एक पर्यवेक्षक है, सदस्य नहीं है। ठीक है, तो एपेक का सदस्य भारत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला टॉपिक। देखिए, भारतीय शोधकर्ताओं ने पहली बार मिल्की वे आकाशगंगा के बाहर एक ब्लैक होल से एक्सरे पॉल्यूशन का पता लगाया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। अब इसके संबंध में जो मुझे लगा महत्वपूर्ण, एक्सरे पॉलीमेट्री क्या है? तो यह खगोलीय अवलोकन की एक तकनीक है। इससे यह पता लगाता है कि ब्लैक होल के निकट कहाँ से विकिरण उत्सर्जित हो रहा है। ठीक है, और यह ब्रह्मांड में कॉस्मिक किरणों की उत्पत्ति, ब्लैक होल की प्रकृति और उच्चतम भौतिक रूप से संभव चुंबकीय क्षेत्र के साथ पदार्थ की अंतःक्रिया का अध्ययन में मदद करता है। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण, बाकी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आप चाहिए तो स्किप कर दीजिएगा इसको। देखिए ये है अगला टॉपिक। भारत ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की। ठीक है, तो ये सम्मेलन दोस्तों आपका अधिक समावेशी, प्रतिनिधित्व वाली और प्रगतिशील विश्व व्यवस्था के समय एक उपायों पर केंद्रित था। इसमें जो महत्वपूर्ण दोस्तों यह है कि भारत के प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ के लिए 5 Cs का सुझाव दिया है। ये 5 Cs क्या है? ये सी मतलब होता है कंसल्टेशन पहला, दूसरा कॉपरेशन, तीसरा कम्युनिकेशन, चौथा क्रिएटिविटी और पांचवा जो है कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, इस पर डिपेंड क्या है। और इस सम्मेलन की थीम क्या है? यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। ठीक है, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। ठीक है, किसका ये है? ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ठीक है, जो हुआ है। देखिए, दक्षिण के सहयोग की आवश्यकता क्यों है भाई? आज असमान प्रभाव से निपटने के लिए, प्रतिनिधित्व प्रणाली में सुधार करने के लिए, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपसी सहयोग की भूमिका बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए ये प्रकार से आपका सम्मेलन किया गया है। ठीक है, और ये दक्षिण सहयोग जो है ये आपका भारत की जो पहल हुई थी देखिए, भारत की जो पहल पर अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बना दिया गया है। तो दोस्तों आपका G20 है वो आपका G21 हो गया है, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें अफ्रीकी संघ को भी ऐड, ये जो इतने देश हैं, ठीक है, रशिया यूरोप को छोड़ते हुए, नॉर्थ अमेरिका मतलब कनाडा को छोड़ते हुए जो नीचे के पूरे देश हैं, ये सब जो है आपके इसमें आते हैं। ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दीजिए आप। ठीक है, ये पूरा जो एरिया देख रहे हैं ये आपका साउथ के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महर्षि पहल शुरू की गई थी। महर्षि मतलब क्या था? मिलेट्स एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये आपका किसके अंतर्गत शुरू किया था? G20 के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखिए आगे महत्वपूर्ण क्या आपके लिए? देखिए, वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी। तो दोस्तों ये क्या है? PGEI क्या है? यह अवसंरचनाओं में निवेश को आकर्षित करने की एक पहल है। PGI की घोषणा जो आपको 2021 में यूके में जो आई G7 शिखर सम्मेलन हुआ था उसके अंतर्गत आपका इसको हुआ था। ठीक है, इसका G7 के सदस्य कौन कौन से हैं? देखिए, आप जानते होंगे रूस को बाहर निकाल दिया गया है। पहले G8 था, अब आपका अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ और जापान, ये G7 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, रूस को बाहर कर दिया गया। ठीक है, इस पहल का, किस पहल का? जो आपका वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी है, इसका जो लक्ष्य है वो 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर को जुटाना है। ठीक है, और जुटाई का धन का क्या उपाय करना है? विकासशील देशों में अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? SDG की प्राप्ति के समय हम प्रगति अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंचेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे जो महत्वपूर्ण आपके लिए है खसरा। खसरा क्या है? खसरा एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। यह वायरस के संक्रमण के कारण होता है और बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, यह सबसे पहले श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है, जिसको आपके श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है
अब फिर पूरे शरीर में फैलाता है। ठीक है, इसके लक्षण क्या हैं? तेज बुखार, खांसी आना, नाक बहना और पूरे शरीर में दाने होना। ठीक है, इसकी रोकथाम के लिए क्या करते हैं आप? एक खसरा रूबेला, मीजल्स रूबेला एक वैक्सीन लगाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वास्प क्या है? नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने वास्प 107b नामक एक नए एक्सो प्लैनेट की खोज की है और यह एक्सो प्लैनेट पर जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फेट क्लाउड मौजूद पाए गए हैं। ठीक है, तो सौरमंडल की सीमा से जो बाहर जो ग्रह होते हैं उनको आप क्या कहते हैं? एक्सो प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, इसका आकार लगभग बृहस्पति के आकार का है और द्रव्यमान इसका नेपच्यून के बराबर है। ठीक है, इस एक्सो प्लैनेट पर पृथ्वी के जैसे ही जल चक्र प्रणाली मौजूद है। अंतर सिर्फ इतना है कि यह जल की बूंदों की बजाय रेत की वर्षा के रूप में है। ठीक है, आगे देखिए, ये है आपकी एक आर्ट एंड कल्चर संबंधित है। नव गौथिक और गौथिक स्थापत्य। मैसूर जो कर्नाटक में स्थित है, सेंट फिलोमिना कैथेड्रल संरचना से जुड़ी चुनौतियां का सामना कर रहा है। देखिए, नव गौथिक शैली जो आपकी 1840 में इसका निर्माण किया गया था और यह स्थापत्य कला मैसूर के शासक महाराजा कृष्ण राज पांड्या चतुर्थ के शासनकाल में लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, देखिए इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? नुकीले मेहराब होते हैं, रिब्बन मेहराब होते हैं, रंगीन कांच की बड़ी खिड़कियाँ होती हैं। इसकी अगर आप इसका उदाहरण देखेंगे तो आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो मुंबई में है वो, विक्टोरिया पब्लिक हॉल चेन्नई में, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता और मैसूर पैलेस। ठीक है, इन सब में आपको इसका झलक मिल जाएगा। ठीक है, और लास्ट टॉपिक आपका सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार के मुख्यमंत्री ने 10 नवंबर को पटना में सच्चिदानंद सिन्हा की जयंती पर उनका प्रतिमा का अनावरण किया। ये कौन थे और कहाँ इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी के आरंभ हुआ था। दूसरी जो बंगाल जो है कि अंतर्गत ही बिहार था उसमें हुआ था। बिहार और उड़ीसा के प्रांत के गठन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर बनी ब्रिटिश समिति के सक्रिय सदस्य थे। इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी रहे ये, और ये विधानसभा के अंतिम अध्यक्ष थे। ठीक है, इनकी पुस्तक कुछ हैं: इकबाल द पोएट एंड हिज मैसेज, कश्मीर द प्ले ग्राउंड ऑफ एशिया। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये टॉपिक आज तक कवर होता है। आज दोस्तों थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए मैंने बहुत जल्दी से चीज़ें करा दिया है। ठीक है, अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, बाकी मैं इस PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कल मिलते हैं। थोड़ा तबीयत में आराम अगर हो जाएगा अच्छे से समझाऊँगा। आज उन्हें जल्दी जल्दी कवर कर दिया है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। नमस्कार।